बल्तिस्तान की बर्फ पोश पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां रात के सन्नाटे में मस्जिद का चिराग मध्यम रोशनी बिखेरता था। इसी गांव में रहने वाला एक गरीब मगर निहायत ईमानदार शख्स मोहम्मद अमीन अपनी हलाल कमाई और सब्र कनात के सहारे जिंदगी गुजार रहा था। मगर गुर्बत जब दरवाजे पर दस्तक देती है तो दिलों में ख्वाहिशें भी जाग उठती हैं। एक रात नेकबख्त ने अपने शौहर से ऐसी बात कह दी जिसने उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर शुरू हुई हलाल रिज्क, सब्र और अल्लाह की बरकत की एक हैरत अंगेज दास्तान। अजी, मैं कहती हूं सुनते हो? लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है? भली लोग तुम्हारी नहीं सुनूंगा तो फिर भला किसकी सुनूंगा? अमीन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मानते तो एक भी नहीं नेकबख्त, बड़ा समूह बनाकर बोली। मैं कहती हूं अब हम माशाअल्लाह से 3 हो गए हैं, एक मैं, एक आप और एक हमारा असगर। खर्च बढ़ गया है, आपकी मामूली सी तनख्वाह में अब गुजारा नहीं होता। नेकबख्त टिमटिमाते हुए चिराग की मध्यम की रोशनी में अमीन के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली। मैं कहती हूं इसका तकिया कलाम था। तू सच कहती है भली लोग, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूं? मैं मस्जिद का मुअज्जिन हूं। गांव के लोगों से जो खिदमत हो सकती है वो करते हैं, बल्कि ईद शबे बारात पर तो वो अपनी हैसियत से बढ़कर भी करते हैं। अमीन ने जवाब दिया। लेकिन फिर भी असगर के अब्बा, हमारी आमदनी बढ़ना बहुत मुश्किल है। गांव छोटा है, लोग भी गरीब हैं। गांव के आदमी के लिए अपने पेट का जहन्नम भरना मुश्किल होता है, वो किसी और को क्या दें? नेकबख्त की नजरें अमीन के चेहरे पर ही मरकूज थीं। अमीन उकताए हुए लहजे में बोला, नेकबख्त, ये क्या तू रोज रोज उदास कर देने वाली बातें लेकर बैठ जाती है? बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ पकाया है तो ले आ। नेकबख्त उठकर बावर्ची खाने में चली गई। कुछ देर बाद आई तो उसके हाथ में 2 सूखी चपातियां और हरी मिर्चें थीं। घर में आटा नहीं था, इसलिए ताजा चपातियां नहीं पक सकीं। बस ये हरी मिर्चें हैं, इनके साथ खा लें। वो चपातियों का चंगेरी उसके सामने रखते हुए बोली। अमीन ने इसी सूखी चपातियों, हरी मिर्चों और पानी से पेट भरा और बोला, नेकबख्त, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम वो हमें 2 वक्त की रोटी तो पेट भरकर खिलाता है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रिस्क है। आप ठीक कहते हैं असगर के अब्बा, हलाल रिस्क वाकई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन मैं कहती हूं कि जो हालत इस वक्त हमारी है वो कुछ अच्छी नहीं है। कम से कम इतने रुपए तो हमारे पास होने चाहिए कि हम सब्जी खरीद सकें, ताज़ा चपातियां पका सकें, दूसरों से कर्ज लेने से बच सकें। हाँ असगर के अब्बा, ये रोज रोज लोगों से मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते कहते नेकबख्त की आंखें भर आईं। गम न कर नेकबख्त, अल्लाह भले दिन भी लाएगा। अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। नेकबख्त, कभी हमारे दिन भी फिरेंगे इंशाअल्लाह। आमीन खोए खोए लहजे में बोला। उसकी निगाहें दूर कहीं खला में कुछ तलाश कर रही थीं। बल्तिस्तान के दारुल हकूमत अस्करदू के करीब वाक़े वो एक छोटा सा गांव खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। दोनों अतराफ से पहाड़ों में घिरी हुई सरसब्ज़ो शादाब वादी जन्नत का टुकड़ा मालूम होती थी। मोहम्मद अमीन गांव के वस्त में मौजूद छोटी सी मस्जिद में मुअज्जिन और इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देता था। इसके अलावा वो सुबह फजर के बाद और शाम को मगरिब के बाद गांव के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता था। गांव वाले अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक रुपए, गंदुम और चावल वगैरह दे देते थे, जिससे अमीन के घर की दाल रोटी चल जाती थी। अमीन बहुत ही नेक और साबिर शाकिर आदमी था। आजिज़ी इनकिसारी तो गोया उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। नेकबख्त को अपने खाविंद का जवाब पहले ही से मालूम था, लेकिन उसे अमीन की हद से बड़ी हुई सब्र कनात वाली तबीयत से चिढ़ थी। वो मुंह से तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन घर के हालात को देखकर अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी। शादी के बाद 15 साल तक वो दोनों औलाद जैसी नेमत से महरूम रहे थे। 15 साल बाद अल्लाह ताला का उन पर खास करम हुआ। नेकबख्त की गोद हरी हुई और नन्ना अजहर उनके आंगन की रौनक बनकर आया। उसके तो गोया सब गम ही धुल गए। असगर की आमद की खुशी में वो सब दुख दर्द भूल गई। लेकिन जैसे ही असगर कुछ बड़ा हुआ, उसे फिर ये ख्याल सताने लगा कि घर के इन खस्ता हालात में वो अपने बच्चे की बेहतरीन परवरिश किस तरह कर सकेगी। एक दिन अमीन इशा के बाद घर आया तो नेकबख्त कहने लगी, असफर के अब्बा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। उसने गरम गरम ताज़ा चपाती और दाल उसके सामने रखते हुए सवालिया नजरों से अमीन की तरफ देखा। कहो नेकबख्त, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानने लगा? अमीन चपाती से नवाला तोड़ते हुए बोला।
सुना है बल्तिस्तान का बादशाह सुल्तान कदीरुद्दीन बहुत ही खुदा तरस और दरिया दिल आदमी है। लोग उसे वक्त का हातिम कहते हैं। जो कोई भी उसके पास जाता है बादशाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता, आने वालों की बेहद कदर करता है और मुंह मांगी मुराद पूरी करता है। इतना कहकर नेकबख्त खामोश हो गई। अमीन उसकी बातें गौर से सुन रहा था और चपाती खाने में मशगूल था। वो खामोश हुई तो उसने खाने से सर उठाकर बीवी की तरफ देखा और कहने लगा, नेकबख्त, हमेशा अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाना चाहिए। हम दिन में 5 नमाजों में कई मर्तबा इकरार करते हैं, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो फिर सुल्तान के सामने हाथ फैलाकर इस इकरार से रूगर्दानी कैसे कर सकता हूं? नेकबख्त को अपने खावंद का जवाब पहले ही से मालूम। उसने भी उसके जवाब का जवाब सोचा हुआ था। आपकी बात ठीक है असगर के अब्बा, अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं। रिस्क देने वाले, पालने वाले वही हैं। बादशाह सलामत भी हमारी तरह अल्लाह के बंदे हैं। उसे भी धन दौलत अल्लाह ताला ने ही इनायत की है। वो इस दौलत में से आप जैसे उलमा और नेक लोगों को देकर दरअसल अपनी मोहब्बत व अकीदत का इजहार करता है, उनकी कदर करता है। अगर आप भी अपना हिस्सा वसूल कराएं तो फिर भला इसमें क्या बुराई है? बुराई है नेकबख्त, बुराई है। सुल्तान कदीर बलितिस्तान का बादशाह है और बादशाहों के पास दौलत आने के 2 ही रास्ते होते हैं। या तो वो आवाम से टैक्स वगैरह के नाम पर रुपए लूटते हैं या दुश्मनों को लड़ाई में शिकस्त देकर उनकी दौलत छीन लेते हैं। मैं ऐसी दौलत में से कुछ लेना मुनासिब नहीं समझता जिसमें हराम का शुबा हो। बलितिस्तान के लोग तो वैसे ही दयानतदार और खुददार होते हैं। अमीन तो फिर गांव की मस्जिद का पेश इमाम था, लेकिन सुल्तान की सारी दौलत ऐसी नहीं है। अभी पिछले दिनों उसने अपनी फौज के साथ लद्दाख शहर पर चढ़ाई की थी। लद्दाख के लोग बुद्धमत हैं, बुद्ध के बुत को पूजने वाले हैं। वहां का बादशाह आए दिन बलितिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहता था, बल्कि 1-2 मर्तबा तो उसने बलितिस्तान पर हमला करने की भी कोशिश की थी। सुल्तान कदीर ने उस पर हमला करके उसे शिकस्त दे दी। उस जंग में जो माले गनीमत हासिल हुआ है वो तो हराम या नाजायज नहीं है ना, माले गनीमत तो हलाल है। नेकबख्त भी आज पूरी तैयारी करके आई थी। अगर ऐसा है तो फिर सुल्तान कदीर से रुपए लेने में कोई हर्ज नहीं है। नेकबख्त के पुरजोर इसरार और दलाइल ने अमीन को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर कोई हर्ज नहीं है तो फिर आप कल ही स्कर्दू जाएं और सुल्तान से मिलें। उम्मीद है सुल्तान से ये मुलाकात हमारे घर के हालात फेर देगी। नेकबख्त जल्दी से बोली। उसे डर था कि कहीं अमीन का इरादा बदल ही ना जाए। अमीन बोला, ठीक है, मैं कल ही स्कर्दू रवाना हो जाऊंगा, लेकिन रुपए लेने से पहले मैं ये जरूर मालूम करूंगा कि जो रुपए सुल्तान मुझे दे रहा है वो हलाल हैं कि नहीं। अगर उसमें हराम कमाई से दिए तो मैं हरगिज नहीं लूंगा। ठीक है, आप जाएं तो सही। नेकबख्त के लिए इतना ही काफी था कि वो स्कर्दू जाने के लिए तैयार हो गया था। अमीन खाना खाकर फारिग हुआ तो नेकबख्त उसके सामने से बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में चली गई, जबकि अमीन अपने घर के सहन में चहलकदमी करते हुए कल स्कर्दू जाने के बारे में सोच रहा था। अगर नेकबख्त मजबूर ना करती तो वो कभी भी स्कर्दू सुल्तान के सामने हाथ फैलाने ना जाता। दूसरे दिन अमीन सुल्तान के दरबार में जा पहुंचा। वो अभी दोपहर के वक्त अस्कर्दू शाही दरबार में पहुंचा था। सुल्तान कदीर शाही तख्त पर बराजमान थे। हीरे जवाहरात से मुज़य्यन शाही तख्त जगमगा रहा था। तख्त के दाएं और बाएं 2 खादिम खड़े थे जिनके हाथों में संदूकचे थे। दोनों संदूकचे सोने और चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। खैरात मांगने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। जब भी कोई मुलाकाती सुल्तान के सामने जाता तो सुल्तान मुट्ठी भर के उठाता और मुलाकाती के प्याले की तरह बनाए हाथों में डाल देता। मुलाकाती सिक्के लेकर शाही आदाब बजा लाता और रुखसत हो जाता। अमीन भी कतार में लगा ये मंजर देख रहा था। जब काफी देर बाद उसकी बारी आई तो वो सुल्तान के सामने खड़ा हो गया। सुल्तान ने संदूकचे में हाथ डाला और मुट्ठी भर सिक्के उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन अमीन ने हाथों का प्याला ना बनाया और सुल्तान कदीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, हुजूर, जो रुपए आप मुझे दे रहे हैं क्या ये आपकी हलाल की कमाई है? अमीन की ये बात सुनकर सुल्तान हक्का पक्का रह गए थे। उसकी मुट्ठी में मौजूद सिक्के संदूकचे में गिर पड़े। बड़े मियाँ, क्या आपको मालूम नहीं कि सुल्तान आम लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करके माल और दौलत के लिए काम नहीं करते? वो कमाने के लिए खून पसीना एक नहीं करते। उनकी आमदनी के और बहुत से तरीके होते हैं। सुल्तान मुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए बोले। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। हुजूर, अगर ये बात है तो फिर मैं आपसे ये रुपए नहीं लूंगा। मैं ऐसी दौलत नहीं ले सकता
جس کو دینے والے نے پسینہ بہا کر یا محنت کر کے حاصل نہ کیا ہو، کیونکہ میرے نزدیک انسان کو وہی روپے بانٹنے کا حق ہوتا ہے جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوں۔ مزہ بھی تبھی آتا ہے کہ آدمی ایسے روپے خیرات کرے جو اس کے اپنے ہوں۔ امین کی بات سن کر سلطان قدیر کو ایک جھٹکا لگا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور کہنے لگا، بڑے میاں، آج رات آپ شاہی مہمان خانے میں ٹھہرے، کل شام آپ میرے دربار میں تشریف لائیے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل جو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا وہ میں نے اپنے خون پسینے سے کمائے ہوں گے۔ سلطان قدیر پرعزم لہجے میں بولا۔ سلطان قدیر ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب انہوں نے تاج و تخت سنبھالا تھا تو خود سے عہد کیا تھا کہ کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اگر آج یہ بڑے میاں ان کے دربار سے خالی ہاتھ واپس چلے گئے تو ان کا عہد ٹوٹ جاتا، جبکہ سلطان اپنے عہد کو توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے حضور، میں کل شام کو پھر حاضر ہوں گا، امین بولا اور شاہی دربار سے رخصت ہو گیا، جبکہ سلطان قدیر کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ دوسرے دن سلطان نے بھیس بدلا اور بازار میں ایک بڑھئی کی دکان پر جا پہنچے اور بڑھئی سے کہنے لگے، بھیا پردیسی مزدور ہوں، کوئی کام مل سکتا ہے؟ جمال بڑھئی نے چونک کر اس خوبصورت اور تندرست و توانا نوجوان کی طرف دیکھا۔ شکل و صورت سے وہ کسی اچھے خاندان کا فرد لگ رہا تھا، لیکن پھٹے پرانے کپڑے اور سر پر موجود میلی سی ٹوپی اس کے حالات کی صحیح معنوں میں عکاسی کر رہی تھی۔ بڑھئی کہنے لگا، نہیں، میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی کام نہیں، میں تو خود مزدور آدمی ہوں، کام آنے کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ جمال بڑھئی نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ نوجوان نے مایوس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور رخصت ہوا۔ وہ صبح سے کام کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس بھی گیا اور کہنے لگا، بڑے میاں، اگر کوئی کام ہو تو بتائیے، پردیسی مسافر ہوں، اگر آپ اپنے کھیتوں میں ہل چلوانا چاہتے ہیں تو میں چلا دیتا ہوں، جو مزدوری بنے مجھے دے دیجیے گا۔ اس نوجوان نے پر امید نگاہوں سے کسان کی طرف دیکھا جو کھیت کے کنارے پیپل کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزے سے بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ چل بھاگ جا، میں تم سے روپے دے کر ہل کیوں چلواؤں؟ کیا میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں؟ کسان سے بری طرح ڈانٹ کھا کر وہ وہاں سے پلٹا۔ اسے یوں لگا جیسے آج اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملے گی۔ مایوس ہو کر وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا کہ اچانک اس کی نظر سامنے ایک مکان پر پڑی۔ مکان میں تعمیراتی کام جاری تھا۔ مزدور اینٹیں اور گارا ڈھو کر مستری کے سامنے ڈھیر کر رہے تھے اور مستری اینٹیں چننے میں مشغول تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا یہاں ضرور کام مل جائے گا اور مکان کی طرف بڑھا جہاں مالک مکان کرسی پر بیٹھا نگرانی کر رہا تھا۔ سلطان جو مزدور کے بھیس میں تھا مالک مکان کے پاس گیا اور کہنے لگا، جناب پردیسی مزدور ہوں، کوئی کام ملے گا؟ کام؟ ویسے تو میرے پاس مزدور پورے ہیں، ہاں ایک عدد سکے کی ضرورت ہے، کیا تم سکے کا کام کر سکتے ہو؟ مالک مکان نے سوالیہ نگاہوں سے نوجوان کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں کیوں نہیں، آپ بتائیے پانی کہاں سے لانا ہے؟ مالک مکان بولا، چاند چشمے سے۔ کیا کہا؟ چاند چشمہ؟ لیکن وہ تو بہت دور ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں لے آؤں گا، وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ مالک مکان بولا، ٹھیک ہے، فی گھڑا 1 پیسہ دوں گا۔ وہ رہا گھڑا، اٹھاؤ اور کام شروع کرو۔ مالک مکان نے ایک طرف رکھے گھڑے کی طرف اشارہ کیا۔ نوجوان نے گھڑا اٹھایا اور چاند چشمے کی طرف چل پڑا۔ سلطان نے گھڑا پانی سے بھرا اور جب اس نے گھڑا اٹھایا تو اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ اس کا چہرہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ 3 گھڑے تو وہ جیسے تیسے کر کے اٹھا لایا، لیکن جیسے ہی وہ پانی سے بھرا ہوا چوتھا گھڑا اپنے سر پر رکھ کر چند قدم چلا، اس کے پاؤں ڈگمگا گئے۔ گھڑا اس کے سر سے نیچے لڑکا اور گر کر ٹوٹ گیا۔ یہ کیا؟ تم نے تو میرا گھڑا توڑ دیا، کام پورا نہیں ہوا اور نقصان تم نے پہلے ہی کر دیا، چلو بھاگو یہاں سے۔ مالک مکان کا غصہ 7ویں آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ نوجوان جانے لگا تو مالک مکان نے پیچھے سے آواز دی اور کہا، تمہارے 3 پیسے بنتے ہیں، 2 پیسے کا میرا گھڑا تھا، یوں تمہارا 1 پیسہ باقی بچتا ہے، لیکن میں تمہیں 2 پیسے دیتا ہوں، تم کسی اچھے خاندان کے چشم و چراغ لگتے ہو۔ یہ کہہ کر مالک مکان نے اسے 2 پیسے تھما دیے۔ وہ 2 پیسے وصول کرتے ہوئے نوجوان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔ اب اسے جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ شام ہونے والی تھی اور اس نے کسی سے شام کے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔
दूसरे दिन अमीन शाम के वक्त जैसे ही शाही दरबार में दाखिल हुआ, एक शाही कारिंदा तीर की तरह उसकी तरफ लपका और उसे सुल्तान का पैगाम सुनाया। सुल्तान कदीर अभी कुछ देर पहले ही दरबार में तशरीफ लाए हैं। वो फरमा रहे हैं कि जैसे ही दरबार बर्खास्त हो आप उनसे उनके कमरा खास में मिले। अमीन बोला, ठीक है, और शाही दरबार के एक कोने में खड़ा हो गया। शाम ढलने लगी थी। कुछ देर बाद दरबार बर्खास्त हो गया तो शाही कारिंदा उसे लेकर सुल्तान कदीर के कमरा खास के बाहर छोड़कर चला गया। अमीन अंदर दाखिल हुआ तो सुल्तान कदीर उसका इंतजार कर रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ आओ बड़े मियाँ। सुल्तान कदीर चौंक कर उसकी तरफ लपके। वालेकुम अस्सलाम बड़े मियाँ। फिर सुल्तान कदीर बोले, बड़े मियाँ, अब जो हम आपको देंगे तो वो हमारे खून पसीने की कमाई होगी। ये कहकर सुल्तान ने 2 पैसों के सिक्के अमीन की हथेली पर रख दिए। हुजूर, अगर ये वाकई आपकी हलाल की कमाई है तो मेरे लिए यही काफी है। अमीन शुक्र भरी नजरों से सुल्तान कदीर को देखते हुए बोला। सुल्तान कदीर बोले, बड़े मियाँ, इन 2 पैसों से हमने बहुत कुछ सीखा है। मुझे महसूस हो गया है कि वाकई अपने हाथ से कमाए हुए रुपयों को खैरात करने का अपना ही मजा है। इस वक्त अपने खून पसीने के रुपए आपको देते हुए जो खुशी हमें हो रही है, हम बयान नहीं कर सकते। आपका शुक्रिया बड़े मियाँ, आपने हमें एक नई सोच दी है। अब इंशाअल्लाह मैं अपने हाथ ही से कमा कर खाया करूंगा। अमीन उनको दुआ में देता हुआ रुखसत हुआ। जैसे ही अमीन घर में दाखिल हुआ, सहन में टहलती हुई नेकबख्त तीर की तरह उसकी तरफ लपकी और कहने लगी, क्यों, कैसी रही आपकी सुल्तान कदीर से मुलाकात? क्या दिया सुल्तान कदीर ने? और इस थैले में क्या है? रुको तो भली लोग, सांस तो लेने दो। अमीन हाँपते हुए बोला। इतना लंबा सफर करके वो काफी थक चुका था। ओह, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नेकबख्त को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भी बेचारी क्या करती, मारे बेचैनी के उसका बुरा हाल था। नेकबख्त, इस करदू तो बहुत दूर है। उफ खुदा, चल चल कर मेरे तो पांव शल हो गए हैं। अमीन नेकबख्त के हाथों से पानी लेता हुआ बोला, हाँ वाकई, इस करदू जाने के लिए तो आदमी के पास अपनी सवारी होनी चाहिए। सुल्तान कदीर से मुलाकात हुई? नेकबख्त ने फिर बेचैनी से पूछा। हाँ हुई थी, अमीन बोला और तमाम किस्सा उसके गोश गुजार कर दिया। इन 2 पैसों की मैं तुम्हारे लिए ये मछली खरीद कर लाया हूँ। तुम काफी दिनों से मछली खाने को कह रही थी ना? अमीन ने मछली वाला थैला नेकबख्त को थमाते हुए कहा। अमीन की बात सुनकर नेकबख्त का तो वही हाल था कि कांटो तो बदन में लहू ना है। इसने जबान से तो अमीन को कुछ न कहा, लेकिन उसे बेहद दुख हुआ था कि 2 दिन शाही दरबार में रहने के बावजूद सिर्फ 2 पैसे। उसने खामोशी से मछली वाला थैला उठाया और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी और बेदिली से मछली को धोने लगी। मछली को धोकर उसने इसका पेट चाक किया। जैसे ही नेकबख्त ने आलाइश निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो हैरत से उछल पड़ी। मारे हैरत और ताज्जुब के इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और पुकारने लगी, असगर के अब्बा, ये मैं क्या देख रही हूं? इसकी हैरत और मुसर्रत भरी आवाज सुनाई दी। क्यों नेकबख्त, ऐसा क्या देख लिया तुमने? आप इधर तो आए। अच्छा आता हूं, अमीन चारपाई से उठते हुए बोला। हाँ बताओ क्या बात? अमीन कहते कहते रुक गया। इसकी आंखें नेकबख्त की हथेली पर रखे इस बड़े से लाल पर टिक कर रह गईं। ये इस मछली के पेट से निकला है। नेकबख्त, मैंने कहा था ना कि सब्र का फल मीठा होता है और हलाल में बरकत होती है। अमीन की आवाज मारे खुशी के लरज रही थी। हाँ असगर के अब्बा, तुम सही कहते थे। हलाल में वाकई बरकत होती है, बहुत ही बरकत। नेकबख्त खुशी से उस बड़े से लाल की तरफ देख रही थी जो उनको हलाल की बरकत से अता हुआ था और अब उनके दिन फिरने वाले थे। ये दुनिया वक्ती दौलत से नहीं बल्कि हलाल रिस्क और सब्र से खूबसूरत बनती है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते निकालता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। हराम की थोड़ी कमाई से बेहतर हलाल की थोड़ी रोजी है, क्योंकि बरकत हमेशा पाक कमाई में होती है। और याद रखो, सब्र का फल वाकई बहुत मीठा होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इसी तरह की सबक आमोज किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।